फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग कई 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को उन सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसी के क्रम में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसको बार बार रिवीजन भी कीजिएगा ताकि आप लोग को भूले ना क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो हाइड्रोजन की बात कर लें। हाइड्रोजन जो होता है ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित और एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा और पहला तत्व जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही होते हैं। और हाइड्रोजन जो होते हैं इसके कुछ गुण होते हैं जो क्षार धातुओं के समान होते हैं और तथा कुछ जो होते हैं ये हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं। तो आपको हाइड्रोजन पता चल गया होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और हाइड्रोजन गैस जो होता है ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन गैस होता है और सभी गैसों में जो इसका घनत्व होता है वो निम्नतम होता है। इसका घनत्व जो होता है वायु के घनत्व का 1/4 होता है, इसीलिए यह हवा से भी हल्की गैस होती है। और यह जो है धातुओं पर जल की क्रिया, उदासीनीकरण, अपक्रिया, जल के विद्युत अपघटन इत्यादि में हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो है धातुओं को काटने व वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च के रूप में प्रयोग किया जाता है और ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। रॉकेट में ईंधन रूप में द्रव हाइड्रोजन का भी प्रयोग होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में भी, वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग हाइड्रोजन के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारी जल क्या होता है, भारी जल किसे कहते हैं, उसका फार्मूला भी बताया था, तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? हेनरिक हर्ट्ज, एच.सी. ऊरे, जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले। तो आपको बताना है कि भारी जल की खोज किसने किया था। तो भारी जल क्या होता है? भारी जल जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो D2O होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो D2O होता है और भारी हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको D2 पढ़ते हैं, D2। और D2O जो होता है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसका जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो 1.1 होता है और इसका हिमांक जो होता है वो साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। और हैवी वाटर का जो प्रयोग होता है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। और भारी पानी की जो खोज करता है वो अमेरिकी जो भौतिक रसायनज्ञ हैं हेराल्ड क्लेटन उरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपका कौन से ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, एच.सी. ऊरे। इनका पूरा नाम है हेराल्ड क्लेटन उरे। 1934 में इनको इस रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने ही भारी पानी की खोज भी की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी पानी का अणुभार होता है, आपको बताना भारी पानी का अणुभार क्या होता है। तो भारी पानी आप जान गए कि उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है और किसके समस्थानिक होते हैं। तो बताना है कि भारी पानी के अणुभार कितना होता है। तो भारी जल जो होता है उसका अणुभार जो होता है आपका 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। ग्राम प्रति मोल होता है। अणुभार की जो इकाई होती है ग्राम प्रति मोल होता है। ये आपका भारी जल का अणुभार होता है 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। बल्कि जो साधारण जल होते हैं उनका जो अणुभार होता है वो 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। भारी जल का जो होता है वो 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है और साधारण जो होता है उसका 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। भारी पानी का अणुभार जो होता है 20 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कठोर जल उपयुक्त नहीं है। यहाँ उपयुक्त होगा, उपयुक्त लिखा गया है, उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल का क्या मतलब इसमें यूज़ नहीं है? पीने के लिए,
साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो आपको बताना है कि कठोर जल का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कूट में बताना है। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, 1 2 3 4। तो चलिए जल्दी से बताइए कि कठोर जल का उपयोग इन जो ऑप्शन दिया उनमें से किस किस में नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। और कठोर जल जो होता है ये पीने में लवड़ीय लगते हैं। तो आपका ये देखिए पीने में भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पीने में ये खारा होता है। और जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। तो ये आपका गलत हो गया, पहला भी नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है साबुन से कपड़े धोने के लिए। तो ये जो कठोर जल होता है इसे कपड़े धोने पे इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, और इसीलिए कपड़ा धोने हेतु भी ये प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी है। थर्ड है बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए। तो बॉयलर्स में जो उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो सतह पर आकर जम जाते हैं, और बाष्पन की क्रिया विधि में जो है ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का जो है संकेंद्रण जल में बढ़ जाता है और बॉयलर जो है विस्फोट करके टूट जाता है। इसलिए इसमें भी नहीं प्रयोग करते हैं, बॉयलर्स में भी। और फसल की सिंचाई, कठोर जल जो होती है वो फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि ये फसल के जो जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें जो होती हैं कुंठित हो जाती हैं। फसल की सिंचाई करेंगे तो भारी जल जो होंगे इनके जो छेप होंगे वो पौधों में संवहन ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है जल का संवहन करता है, तो ये जल जो होते हैं जाके उनकी नसों को ब्लॉक कर देंगे, जिससे पौधे जो है सूखने लगेंगे। तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा? कठोर जल का उपयोग इन सारे चीज़ों में नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। 1 2 3 व 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जल गैस है, आपको बताना जल गैस है। ऑप्शन CO प्लस H2, CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O। तो आपको बताना है इनमें से जल गैस कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो जल गैस या वाटर गैस जो होता है एक कृत्रिम गैस होता है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। और जल गैस जो होते हैं, जल गैस से जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O होता है। इस पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बनता है आपका मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। तो जल गैस जो होता है, ये जल गैस या वाटर गैस जो होता है एक कृत्रिम गैस होता है। इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है, और जल गैस जो होता है इससे मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? आपको बताना पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर और पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको मैंने इसका डिटेल पहले से ही बता दिया। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, पानी की जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है। तो हम आपको बता दें कि पानी जो होता है, कठोर जल जो होता है, जल में अत्यधिक मात्रा में कुछ लवणों के घुले होने पर जल को कठोर जल कहते हैं, और इन लवणों की जो उपस्थिति के कारण जल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और कठोर जल जो होता है ये विभिन्न औद्योगिक संरचनाओं जैसे बॉयलर, कूलिंग टावर इत्यादि के लिए नुकसानदेह होता है। और कठोर जल की जो कठोरता होती है 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होती है वो जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, और तथा जल को उबालने पर कठोरता दूर की जा सकती है, और जल में बुझा चूना मिलाने पर भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जो उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता है, उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि जो होता है ये परम्यूटेड विधि होती है, और जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने पर भी अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो आपको अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता समझ में आ गया होगा कि अस्थायी कठोरता जो है इसको हम उबाल के दूर कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता को हम उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड जो होते हैं ये आपके उत्तरदायी होते हैं जल की अस्थायी कठोरता के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जल की अस्थायी कठोरता हमको बताना था, ना कि अस्थायी बताना था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। यदि हम अस्थायी कहता तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो जाते। अगर अस्थायी होता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो जाते, लेकिन यहाँ पे अस्थायी कठोरता हमको बताना है, तो अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थायी कठोरता अस्थायी कठोरता में कौन उत्तरदायी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के लिए पीएच मान होता है, आपको बताना है जल के लिए पीएच मान कितना होता है। लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 8.5 या उससे अधिक। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जल के लिए पीएच मान क्या होगा। तो आपको पता होगा पीएच मान जो होता है यदि 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, और यदि 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा। तो आपका जल का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 होता है, क्योंकि यह एक जल जो होता है शुद्ध जल उदासीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, आपको बताना पानी का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है। नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी, आश्वित जल। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो वर्षा का जो पानी होता है ये जल का शुद्ध रूप होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। पानी का शुद्धतम रूप जो है ये वर्षा का पानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, पहला ऑप्शन उसका क्वथनांक उच्च होता है, सेकंड है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, और तीसरा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, फोर्थ है उसका कोई रंग नहीं होता। तो आपको बताना कि पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, अच्छा विलायक है, क्यों है आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये राइट हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आयनिक लवण जो होते हैं ये ध्रुवीय होते हैं, तथा जो ये केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी जो होता है एक ध्रुवीय विलायक है, और तथा इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये अधिक होता है, और यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो पानी पीने वाला जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सी गैस का प्रयोग हम पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो क्लोरीन का जो प्रयोग होता है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी को रोगाणुनाशक की तरह होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। क्लोरीन का यूज़ हम करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। समुद्री जल है उसको शुद्ध जल में हमको बदलना है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हम अपनाते हैं। प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण, उपक्रम पराशरण। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो समुद्री जल को जो है शुद्ध करने के लिए हम उत्क्रम पराशरण विधि का यूज़ करते हैं। उत्क्रम पराशरण विधि जो होती है यह जल शोधन की एक विधि होती है जो पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है। और इसके लिए जो है अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, और इसके जो होता है इस पर विपरीत दिशा में एक बाह्य दाब डाला जाता है। उत्क्रम जो पराशरण है छनन विधि द्वारा जल शोधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, और इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम पराशरण। तो आपको बताना है कि जो खारा पानी है उसको शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है यह उत्क्रम पराशरण होती है, और मैंने बताया कि उत्क्रम पराशरण जो होती है एक छनन विधि होता है जिससे हम जल को शुद्ध करते हैं, और उत्क्रम पराशरण जो होता है ये पीने के पानी में आयनों को, अवांछित अणुओं तथा बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है।
और इसमें अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इस पराशरण विधि में जो होता है विपरीत दिशा में बाह्य दाब भी लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है राइट हो गया, उत्क्रम पराशरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? आपको बताना फिटकिरी जो है गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, अस्कंदन, अपोहन। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, फिटकिरी क्या करती है? तो रासायनिक अस्कंदन की जो प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को है स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। और फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः अस्कंदन, ऊर्णन तथा अवसादन के द्वारा होता है और परिणामतः जो है स्वच्छ जल प्राप्त होता है। और आपका अस्कंदन क्या होता है? इसमें जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो इनके कणों का जो आवेश होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे कोलाइड कण जो होते हैं आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड विलयन जो होता है इस प्रकार हम अवक्षेपित जो हो जाते हैं उसको हम स्कंदन कहते हैं। ओके, ऊर्णन क्या होता है? ऊर्णन जो होता है किसी आयन का किसी मोल में जो कोई किसी प्रकार का आयन जो होता है उसमें जो मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण लीसॉल को स्कंदित करने हेतु जो पर्याप्त ऊर्णन होता है यही उसका ऊर्णन मान होता है। और अवसादन तो आप जानते होंगे, जो उपस्थित किसी तरल में जो उपस्थित कण होता है वो ज़मीन पर आकर बैठ जाता है तलछटी में, फिर उसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, स्कंदन। फिटकरी जो है गंदले पानी को स्कंदन विधि द्वारा स्वच्छ कर देती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है। वनस्पति तेल जो होता है उससे हम वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए जो होता है, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो होता है ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और इसमें निकिल जो है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है और यह क्रिया जो है तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल और प्लस हाइड्रोजन होता है। इसमें आपका निकिल उत्प्रेरक यूज़ करते हैं 150 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इससे बनता है हमको वनस्पति घी बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि वनस्पति तेल होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना जो वनस्पति तेल है उसके हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जस्ता, प्लेटिनम, निकिल, लौह। तो चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो निकिल जो होता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ जो है हाइड्रोजन बसा बनाती है और यह क्रिया जो है तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि वनस्पति तेल में हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं निकिल जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपका वनस्पति घी बनता है। और हाइड्रोजनीकरण का जो अभिप्राय होता है ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए समांतर निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, निकिल जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा और पहला तत्व कौन सा है? आपको बताना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बताना कि ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व कौन सा है? तो अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया उसके पहले ही बता दिया कि मतलब आपको हाइड्रोजन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित और आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व जो होता है ये आपका हाइड्रोजन होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है और इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 होता है जो सभी तत्वों में सरलतम होता है। और हाइड्रोजन के कुछ गुण जो होते हैं क्षार धातुओं के समान होते हैं और कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं, लेकिन जो आवर्त सारणी में इन्हें क्षार धातुओं के साथ समूह 1 में रखा जाता है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम बताएं जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। आपको बताना कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है 2 होता है। ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, ट्राइटियम, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा राइट हो सकता है। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसमें 1H1 होता है, 1H1 होता है। इसमें जो होते हैं एक होते हैं परमाणु, उसका परमाणु भार 1 होता है। इसमें आपका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है इसमें 1 होती है, तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 हो गई। ड्यूटेरियम, उसके बाद प्रोटियम की बात हम किए थे। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 1H1 होता है, उसमें 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, उसकी संख्या 1 होता है, उसमें परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो गई। अगला है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है इसका 1H2 होता है, 1H2 होता है। इसमें इसका जो द्रव्यमान संख्या है ये 2 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 1 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम का लिखते हैं 1H3 होता है। इसमें जो होता है इसको हम T से लिखते हैं और ड्यूटेरियम को D से लिखते हैं और आपका प्रोटियम को H से लिखते हैं। तो ट्राइटियम जो होता है 1H3 होता है और इसमें जो इसका परमाणु भार जो होता है 3 होता है, इसका जो क्रमांक होता है 1 होता है और इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जिसमें 2 द्रव्यमान जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, आपको बताना। तो आपका ड्यूटेरियम जो है राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। इसमें परमाणु द्रव्यमान की संख्या 2 होता है और आपके न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का घनत्व वायु के घनत्व का कितना होता है? 1/3, 1/4, 1/6, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका घनत्व वायु के घनत्व का कितना होता है। तो हाइड्रोजन के तो मैंने आपको बताया कि वो समस्थानिक के बारे में जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, जिसके नाभिक में 1 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ड्यूटेरियम के नाम से जाने जाते हैं और ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है या रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन गैस होता है और सभी गैसों में इसका जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है और इसका घनत्व जो होता है वायु के घनत्व का 1/4 होता है। इसीलिए यह हवा से भी हल्की गैस होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो घनत्व होता है वायु के घनत्व का 1/4 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भौतिक अवस्थाओं में जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि सभी भौतिक अवस्था में आपके क्या आ जाएंगे? ठोस, द्रव, गैस आ जाएंगे। जल जो होता है इसकी प्रकृति जो होती है 3 भौतिक अवस्थाएं इसकी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस रूप में ही उपस्थित होते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं में ही बताना है आपको कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक होता है और पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है ये जल को ही माना जाता है। और जल के कई गुण भी होते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है जिसके कारण कई भौगोलिक और प्राकृतिक घटनाएं संभव हो पाती हैं। जल जो है प्रकृति में 3 भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के रूप में उपस्थित होते हैं और इनका जो भौतिक अवस्थाओं में जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होता है और इससे कम तापमान होने पर जल का जो घनत्व है कम होने लगता है और जमने पर यह विशेष क्रिस्टलीय रूप धारण कर बर्फ बन जाता है जिसका घनत्व जो होता है पानी से भी कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सेकंड जो है राइट हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। तो सभी भौतिक अवस्थाओं में जल का जो अधिकतम तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण जल में प्राकृतिक रूप से भारी जल पाया जाता है। साधारण जल होता है जो उसमें प्राकृतिक रूप से भारी जल पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कितना ppm होता है ये आपको बताना है। तो आप भारी जल जो होता है, जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर जल को भारी जल कहते हैं। इसे D2O से प्रदर्शित करते हैं और इसके जो रासायनिक गुणों में सामान्य जल की तुलना में कोई खास अंतर नहीं है, पर अभिक्रिया दर जो होती है धीमी रहती है। और भारी जल का जो खोज है ये 1932 ईस्वी में यूरे ने किया था 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज। और साधारण जल में जो प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm भारी जल पाया जाता है। 140 से 150 ppm पर पार्ट्स मिलियन इसका होता है, पर पार्ट्स मिलियन होता है। तो 140 से 150 मिलियन जो होता है ये आपका साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm भारी जल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन।
कठोरता में शामिल, कठोर जल की कठोरता में शामिल है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि जो कठोर जल होता है इसकी कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि कठोर जल क्या होते हैं। कठोर जल जो होते हैं ये जल में अत्यधिक मात्रा में कुछ लवणों के घुले होने पर जल को कठोर जल कहते हैं, और इन लवणों की उपस्थिति के कारण जल की जो गुणवत्ता का असर होता है ये पड़ता है। और कठोर जल जो होता है विभिन्न औद्योगिक संरचनाओं जैसे बॉयलर, कूलिंग टावर इत्यादि के लिए नुकसानदेह होता है। कठोर जल की जो कठोरता होती है दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होती है ये जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, और इस जल को हम उबालने पर इसकी कठोरता दूर कर सकते हैं, और जल में बुझा चूना मिला देने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अब बात करते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है जो उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि जो होता है ये परम्यूटेड विधि होता है, और जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने पर भी अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थायी कठोरता जो होता है उसमें जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, और इसको उबालकर हम अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं, या जल में बुझा चूना मिलाने पर भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड की उपस्थिति होती है जिससे जल अस्थायी कठोरता होती है, इसको उबालने से दूर नहीं हो सकता है। इसको हम परम्यूटेड विधि द्वारा अलग करते हैं, और जल में यदि सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबाल दे तो अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, एक व दो दोनों। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और कई कुछ नई जानकारी भी आपको मिली होगी। तो आप लोग क्लास को रेगुलर किया करें, रेगुलर पढ़ा करें, और रिवीजन तो ज़रूर किया करें। एक दिन आप लोगों को केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि अब किसी भी एग्ज़ाम्स में आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।